नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास के बारे में। जब हम समाज कार्य की बात करते हैं तो हम सभी ये जानते हैं कि मानव समाज इतिहास से ही, शुरू से ही समाज की हेल्प करता आया है। चाहे हम दुर्बल लोगों की बात करें, निर्धन लोगों की बात करें, असहाय लोगों की बात करें, निराश्रित व्यक्तियों की बात करें, तो समाज किसी न किसी रूप में इन लोगों की सहायता करता है। और हम सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक समाज में कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं जो बहुत सारी समस्याओं जिनके पास रहती है, जिनके आसपास मंडराती रहती हैं बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि वृद्ध, रोगी, अपंग, अनाथ, ये सभी कुछ ना कुछ समस्याएं इनको रहती है और समाज इन लोगों की सहायता करता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की। तो भारत हमेशा से ही एक परंपरात्मक समाज रहा है, लेकिन परंपराएं जो हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। परिवर्तन होता रहा है समाज में, बहुत सारी परंपराएं में। तो अब हम अगर इतिहास की बात करें भारत के, तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दास प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। अब जो ये दास होते थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके कल्याण के लिए व्यवस्था की जाती थी। इसी तरीके से हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोग, मतलब जिनको सहायता की ज़रूरत है, उन व्यक्तियों की सहायता की जाती थी। और उन व्यक्तियों की सहायता कौन करता था? धनी व्यक्ति करते थे। जो उत्तरदायी शासक लोग थे वो करते थे। सामान्य समुदाय के साधारण सदस्य द्वारा ये सारी जिम्मेदारियां, ये जो सहायता का उत्तरदायित्व है वो बांट लिया जाता था। तो सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार, अपने रिसोर्सेज, साधनों के अनुसार अपने कार्य का पालन करते थे, मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, या यूँ समझ लें कि अपने साधनों के, अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की सहायता करते थे और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। अब हम बात करें बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में लोगों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने सड़कें बनवाई, जो ऊबड़ खाबड़ मार्ग थे उनको बराबर करवाया, पुलों का निर्माण करवाया, तालाब खुदवाए, और समाज में पाई जाने वाली जो परंपरावादी कुरीतियां हैं, जो कुरीतियां पाई जाती थी समाज में, उनका भी विरोध किया। सामाजिक सेवा, उस समय सामाजिक सेवा क्या होते थे? यही होती थी, जैसे कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना, ये सब कार्य सामाजिक सेवा में सम्मिलित थे। इस प्रकार से ही धार्मिक प्रेरणा के आधार पर, मतलब लोग धार्मिक होते थे, लोग धर्म को ज़्यादा मानते थे, भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास करते थे, तो सामाजिक सेवा का आरंभ यहीं से हुआ। कहाँ से हुआ? जैसे नहर बनवाना है, चलो हम कल्याणकारी काम कर देते हैं समाज के लिए, नहर बनवा दिया, पेड़ लगवा दिए, मंदिर बनवाए, आश्रम बनवाए, विद्यालय, चिकित्सालय, ये सभी स्थापित किए और इनको सार्वजनिक कल्याण का कार्य माना जाता था। ये सब कार्य जो थे, मतलब कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, ये सब कार्य जो थे वो वैयक्तिक रूप से भी किए जाते थे, यानी एक व्यक्ति भी करता था उसको, और सामूहिक रूप से या संस्थाओं के द्वारा भी ये सभी कार्य किए जाते थे। अब इसके बाद आया धर्म सुधार का काल। तो भारत में जब मुसलमानों का आगमन हुआ तो उन्होंने भी अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म के आदेशानुसार दान पुण्य के कार्य किए और दान पुण्य में ही अपना धन क्या किया? व्यय किया। तो इस्लाम में ज़कात एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति
विशेष प्रकार से जैसे धन हो गया, स्वर्ण मतलब सोना हो गया, का 2.5% भाग जकात के रूप में व्यय करना आवश्यक था। ये उनके धर्म में था। और जकात की जो रकम होती थी वो निर्धन और अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती थी। इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था खैरात की भी है, जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। मतलब एक व्यक्ति इस खैरात के रूप में लोगों की सहायता करता था। यही हम बात करें अकबर के शासनकाल में, तो अनेक प्रकार के समाज सुधार किए गए। अकबर के शासनकाल में अकबर ने दीन इलाही चलाया। उसने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, है ना, और दास प्रथा को समाप्त किया। यात्री कर, जजिया कर लगाया, ताकि क्यों लगाया? जिससे लोगों का कल्याण संबंधी कार्य किए जा सके। अकबर ने सती प्रथा के संबंध में भी आदेश दिया। क्या आदेश दिया? यह आदेश दिया कि यदि कोई विधवा सती ना होना चाहे, कोई विधवा स्त्री है और वो सती ना होना चाहे, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों ने अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार निर्धनों और अभावग्रस्त व्यक्तियों पर धन व्यय किया। उनका जो धन था वो लोगों की सहायता करने के लिए किया, जो निर्धन थे उनकी सहायता करने के लिए। इसी तरह शेरशाह का एक विश्वसनीय शिष्ट मनुष्य वो थे ख्वास खां, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हजारों लोगों के लिए घर बनवाए और घरों में उनको रहने के लिए जगह दी और स्वयं उनको खाना परोसते थे। इसी तरीके से महमूद गवान, जो एक राज्य का मालिक थे, उनका सारा धन निर्धनों पर व्यय कर देते थे, अपना सारा धन। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में एक बहुत अधिक समय से पारसी लोग भी रहते थे। तो पारसी लोगों के भी धर्म में दान का बड़ा महत्व दिया जाता था। वो लोग भी दान देते थे और धर्मशालाएं चलाते थे। तो सभी धर्म दान, परोपकारिता और परस्पर सहायता, एक दूसरे की सहायता पर बल देते थे। चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, चाहे इस्लाम धर्म की बात करें, चाहे पारसी धर्म की बात करें, सभी धर्म में अपने धर्म के आदेशानुसार लोग सहायता करते थे और लोगों के कल्याणकारी कार्य करते थे। जैसे भिक्षा देना, आश्रित व्यक्तियों की देखभाल करना, भोजन कराना, धार्मिक पुण्य कार्य करना, ये सभी ये काम करते थे। अब इसके आगे हम बात करते हैं 1800 से पूर्व समाज सुधार का काल। इसमें क्या हुआ कि हिंदू सामाजिक संरचना जो थी, स्ट्रक्चर था, मतलब जो रीति रिवाज थे, जो कुरीतियाँ थी, सामाजिक सुधार, इन सभी कुरीतियों में सामाजिक सुधार को आवश्यक समझा जाने लगा। जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह प्रथा, बालिका हत्या, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी में सुधारों पर बल दिया जाने लगा कि इन सभी परंपराओं में, इन सभी कुरीतियों में सुधारों की ज़रूरत है। 1780 में बंगाल में श्रीरामपुर मिशन स्थापित हुआ और इस मिशन में जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी, जैसे अभी पहले बताया, बाल विवाह, विधवा विवाह, बालिका हत्या, सती, ये सभी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इसी के साथ साथ जाति प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और जाति प्रथा में सुधार लाने का प्रयास किया। भारत में 18वीं शताब्दी में समाज सेवा का सर्वप्रथम क्षेत्र था शिशु कल्याण। शिशुओं का कल्याण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जैसे कि अनाथालय और निःशुल्क विद्यालय स्थापित किए।
ये सब 1800 से पूर्व की बात है। अब हम बात करते हैं 1800 से पश्चात समाज सुधार का काल। तो द चार्टर एक्ट 1813 द्वारा शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और नए ज्ञान के विकास, नए भारतीय विचारकों के लिए नए मूल्यों, रीति रिवाजों और नई साइंटिफिक चीज़ों पर, नई तकनीकियों पर कार्य किया गया, उनको प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने जातीय जो विवाद थे, सती प्रथा को दूर करने की सलाह दी। इसी के साथ उनके प्रयासों के फलस्वरूप, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में बंगाल में सती प्रथा को अवैध करार दे दिया गया। साथ ही 1815 में उन्होंने आत्मीय समाज को स्थापित किया, जो 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुआ। ब्रह्म समाज क्या काम करते थे? ब्रह्म समाज में अकाल सहायता, बालिका शिक्षा, स्त्रियों के उत्थान, मद निषेध और दान को प्रोत्साहन करने का कार्य किया जाता था। मतलब समाज में एक कुरीतियाँ हैं या समाज में सुधारने का प्रयास किया जाता था। 1894 में हिंदू बालिकाओं के लिए प्रथम शिक्षा संस्था आरंभ की गई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 पारित किया गया। इसी तरह जस्टिस रानाडे ने विधवा पुनः विवाह के लिए बहुत अधिक प्रयास किए और 1861 में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1882 में पांडिय रामाबाई, जो कि भारत की ईसाई मिशनरी थी, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पांडिय रामाबाई ने। 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में आर्य समाज नाम की संस्था की आरंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1881 में मैडम वालावस्की तथा कर्नल आलकट ने मद्रास में एक संगठन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1893 में जब श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई तो उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को देव विद्या की ओर आकर्षित किया। तो उन्होंने शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नेत्रहीनों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता था, उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित हुए। तो ये सब बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं समाज सुधार के द्वारा ही आगे चल के समाज कार्य किस तरीके से प्रारंभ हुआ, किस तरीके से उसका विकास हुआ, ये हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 में की। 1875 में सर सैयद अहमद खां ने, जिनका अंग्रेजी शिक्षा में बहुत अधिक विश्वास था, अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की,
जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आज भी विद्यमान है। 1882 में पंडित रामाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की, हम ये पहले भी जान चुके हैं। ज्योतिबा फूले ने जाति सुधार का आंदोलन चलाया। 1887 में हिंदू विधवाओं के लिए एक गृह होम फॉर हिंदू विडो की स्थापना की। तो ये थे 1900 से पहले की बातें। अब हम बात करते हैं 1900 से 1950 में किस तरीके से विकसित हुआ। तो 20वीं शताब्दी में भारत में समाज कार्य का विकास एक नया मोड़ लिया। अभी तक हम समाज सुधार की बात कर रहे थे, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये कहीं ना कहीं समाज में विद्यमान थी। दूसरों की सहायता करना, कुरीतियों को दूर करना, लोगों की हेल्प करना, ये समाज में विद्यमान थी। इसीलिए समाज कार्य का विकास हुआ। तो 20वीं शताब्दी में एक नया मोड़ आया। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। 1904 में बंबई में समाज सुधारकों के प्रयास से एक महिला अधिवेशन हुआ, जो 20 साल बाद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना का कारण बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस समिति ने बहुमुखी विकास के लिए बहुत सारे चीज़ों पर विकास से संबंधित क्रियाकलापों पर बल दिया और मुख्य रूप से दलित वर्गों के लिए कार्य किया। 1920 में भारतीय समाज सेवा क्षितिज पर, जैसा हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी का अभ्युदय हुआ। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे हमारे देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, समाज सेवा की है। तो गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति का सुधार चाहते थे। वो किसी एक या किसी वर्ग विशेष या किसी एक समूह विशेष का सुधार नहीं चाहते थे। वो पूरे हर एक व्यक्ति का सुधार चाहते थे। उन्होंने सर्वोदय, सबका कल्याण की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई के स्थान पर सभी लोगों की अधिकतम भलाई का विचार सामने रखा कि सभी लोगों की भलाई हो और सभी लोगों की अधिक से अधिक भलाई हो। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उचित दशाएं उपलब्ध हो, मतलब उनको ऐसी दशाएं उपलब्ध कराई जाए, उनके साथ इस तरीके का कार्य किया जाए कि सभी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार करना था। 1908 में बंबई में सेवा सदन की स्थापना की गई, जिसकी शाखाएं अहमदाबाद और सूरत में भी खोली गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कब किसकी स्थापना हुई, किस सन में किसकी स्थापना की और किस समाज की किस व्यक्ति ने स्थापना की। ये सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए या कहीं नोट डाउन करके रखिए। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई, जिसने बंबई नगर में सामाजिक दशाओं के सुधार के लिए कार्य किए। बंबई नगर में 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई, जिसके द्वारा बंबई नगर में सामाजिक दशाओं के सुधार के लिए कार्य किए। क्या कार्य किए? निःशुल्क चलते फिरते पुस्तकालय संगठित किए। मिल श्रमिकों के लिए रात्रि कक्षाएं खोली गईं। सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए कक्षाएं चलाई गईं। अब देखिए 1800 में और 1900 में आपको अंतर नज़र आएगा कि वहाँ बालिका विवाह, विधवा विवाह, इस तरीके की समाज सुधार के कार्य किए गए। यहाँ हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि वो काम कल्याणकारी कार्य की ओर आ गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रक्षा, है ना, इन सभी के लिए, श्रमिकों के लिए कार्य किए गए। अब
1922 में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल वेलफेयर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न जो औद्योगिक केंद्र थे उनके प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया और श्रम कल्याण की समस्याओं पर, श्रमिकों की समस्याओं पर विचार किया गया, जिससे कि उनका कल्याण किया जा सके। भारत में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु बहुत से आंदोलन चलाए गए और बहुत सी संस्थाएं खोली गई। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन स्थापित हुई। एक संस्था एसोसिएशन फॉर मोरल एंड सोशल हाइजीन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था वेश्याओं के पुनर्वास द्वारा वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करना। वेश्याओं की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय और सेठ जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में आंदोलन में सभी मंदिरों में सभी जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। कि पहले था ना कि इस जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो पंडित मदन मोहन मालवीय और सेठ जमुना लाल बजाज के प्रयास के द्वारा वो कुरीति भी दूर करने का प्रयास किया गया। 1929 में द चिल्ड्रन मैरिज रिटर्न एक्ट पारित करके बालिकाओं के लिए 14 वर्ष एवं बालकों के लिए 18 वर्ष की आयु शादी के लिए निर्धारित कर दी गई। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बहुत से सामाजिक विधानों का निर्माण हुआ, जैसे केंद्र और कई राज्यों द्वारा चिल्ड्रन एक्ट पारित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस और विशिष्ट प्रसूति तथा शिशु कल्याण समितियों ने इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया, शिशु कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया, स्त्रियों की स्वास्थ्य के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। भारत में शिक्षा मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। राज्य द्वारा व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास किया गया। 1947 में देश विभाजन के उपरांत विस्थापित व्यक्तियों की बड़ी संख्या उत्पन्न होगी। बहुत ज़्यादा संख्या में विस्थापित व्यक्ति की संख्या बढ़ गई। इनकी विभिन्न समस्याओं की, और उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी जिनकी ओर राज्य का ध्यान गया। भूमि, व्यवसाय, गृह, शिक्षा, ये सभी, इन सभी का प्रबंध करने का प्रयास किया गया। भारत में विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण विभाग स्थापित किए गए, जिसके द्वारा राज्य सरकारें समाज कल्याण योजनाएं चलाती हैं। देखिए, मैंने कहा था कि पहले समाज सुधार का कार्य हो रहा था, अब समाज कल्याण का कार्य आ गया है, समाज कल्याण किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक श्रमिकों हेतु विधान बनाए गए। सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। ये क्यों बना? इसके द्वारा पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के कार्य के लिए समय सीमित किया गया कि बहुत देर तक लोगों से काम ना करवाया जाए, स्त्रियों से बहुत देर तक काम ना करवाया जाए। तो एक समय सीमित किया गया जिस समय सीमा में श्रमिक कार्य करेंगे। जहां अधिक पारिश्रमिक, इस एक्ट के अंदर और क्या चीज़ें थी, जहां अधिक पारिश्रमिक करना पड़ता था, स्त्रियों की नियुक्ति निषिद्ध कर दी गई। वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 में बना। इस विधान के अनुसार श्रमिकों की कार्य करते समय चोट लग जाने पर मुआवजे की व्यवस्था की गई। 1948 में नया फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। 1948 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ। इस तरह से 20वीं शताब्दी में अनेक विधान श्रमिकों के हित के लिए और औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु पास हुए। ये औद्योगिक एक्ट
सोशल वर्क में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेट की तैयारी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 1950 से लेके अब तक की। समाज कार्य को एक व्यावसायिक रूप प्राप्त करने में कल्याणकारी राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले समाज सुधार हुआ, फिर समाज कल्याणकारी राज्य आया, मतलब लोगों का कल्याण करने लगा। यहाँ बोला जा रहा है कि यही चीज़ें समाज कार्य को एक व्यावसायिक रूप देने में बहुत हेल्पफुल रही। कल्याणकारी राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह राष्ट्र के सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। हमारे भारतीय संविधान में जो 1950 में स्वीकार किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य देशवासियों के कल्याण को बढ़ावा देगा, अस्पृश्यता को समाप्त करेगा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी प्रकार के विभेद को समाप्त करेगा, बच्चों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों पर विशेष सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। ये सभी चीज़ें हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1951 में योजनाबद्ध विकास का युग प्रारंभ हुआ, मतलब प्लानिंग, जो विकास होना शुरू हुआ वो प्लान करके होना शुरू हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यों का सृजन हुआ। 1953 में भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सुदृढ़ करने की दृष्टि से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। अब यहाँ समाज सेवी संस्थाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा और उनके लिए एक अलग से बोर्ड की स्थापना कर दी गई, जिसके द्वारा जो स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं को समाज कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाने लगी, स्वयंसेवी संगठनों को जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे उनका। उत्तर प्रदेश पहली सरकार थी जिसने समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया। 1955 में भारत सरकार ने काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नियुक्त किया, जिसने पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं के सुधार के लिए सुझाव दिए और पिछड़ेपन के कारणों को जानने का प्रयास किया। 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार अस्पृश्यता को वैधानिक रूप से अपराध समझा गया और इसके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया। प्रौढ़ अपराधियों और बाल अपराधियों के सुधार और सामाजिक और नैतिक रूप से शोषित बच्चों के संरक्षण का प्रयास किया जाने लगा। बच्चों के विशिष्ट संरक्षण और पुनर्वास का कार्य किया जाने लगा। जो विधि के विरुद्ध कार्य करते थे बच्चे, उनके पुनर्वास के बारे में सोचा जाने लगा, जिससे वो अपने आगे की जीवन अच्छे से जी सकें। बंदी गृहों में सुधार का कार्य किया जाने लगा। समाज कार्य के क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद अधिक विकसित हुआ, क्योंकि समाज कल्याण क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रथम प्रयास बम्बई स्थित सोशल सर्विस लीग द्वारा किया गया। जब ये देखा गया कि समाज कल्याण के बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो जो समाज कार्यकर्ता थे उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए सोचा गया कि क्यों ना समाज कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा जाना चाहिए। 1936 में
सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई। बाद में इस विद्यालय का नाम हम सभी जानते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया। ये पहला इंस्टीट्यूट था जो सोशल वर्क में प्रशिक्षण देता था। 1947 में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ। 1948 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित हुआ। 1960 में समाज कार्य शिक्षा के क्षेत्र में जो गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की स्थापना की गई। तो धीरे धीरे समाज कार्य के प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं का विकास होने लगा, है ना। इसी तरीके से 1952 में स्नातक उपाधि वाले व्यक्ति द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, मतलब 2 ईयर का जो क्यूरिकुलम होता है उसके लिए भर्ती किए जाने लगे। और इसकी सफलता देखते हुए, मतलब इस पाठ्यक्रम की, क्यूरिकुलम की, समाज कार्य की शिक्षा की सफलता पूर्वक पूरा कर लेने पर उन्हें क्या दिया जाता था? मास्टर ऑफ सोशल टेक्निक्स की उपाधि दी जाती थी। जब ये उपाधि पूर्ण कर लेते थे या जब ये पाठ्यक्रम वो लोग पूर्ण कर लेते थे तो उस समय कौन सी उपाधि दी जाती थी? मास्टर ऑफ सोशल टेक्निक्स की उपाधि दी जाने लगी। यह उपाधि सिर्फ 1 वर्ष की ही दी गई थी। इसके बाद इसका नाम बदलकर मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर दिया गया, जो हम सभी आज इस नाम से हम सभी परिचित हैं। 1952 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई और वर्तमान में सोशल वर्क से रिलेटेड अनेक संस्थाएं हैं, अनेक विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं जो समाज कार्य में शिक्षा देते हैं और समाज कार्य की शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्हें मास्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि भारत में समाज कार्य का इतिहास किस तरीके से हुआ। पहले समाज सुधारक आए, समाज सुधार किया, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। फिर समाज कल्याण के बारे में सोचा गया, मतलब श्रमिकों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, शिशुओं का कल्याण। तो महिला कल्याण के बारे में सोचा गया जिससे व्यक्ति का अहित ना हो, उनके हित के बारे में सोचा गया, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा गया और वो अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सके, इसके बारे में सोचा गया। और जब ये कल्याणकारी कार्यक्रम बहुत देखा गया कि बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं और उसमें समाज कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा विचार किया गया। उसके बाद उसमें प्रशिक्षण देना शुरू किया और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत सी समाज कार्य की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। तो ये था भारत में समाज कार्य का इतिहास। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।